नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल इलेक्ट्रिकल चैनल पर। तो आज हम गेट के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे कंट्रोल सिस्टम के। जैसे कि आपको पता है 2021 का जो पेपर है गेट का, वो आईआईटी बॉम्बे सेट करने जा रहा है। तो मैंने जो इसने पिछली बार सेट किया था 2013 में किया था, वही सेम पेपर लिया है कंट्रोल सिस्टम का। उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 1920 के भी क्वेश्चंस करेंगे इसके अंदर। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर। मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, हालांकि अभी तो ये वीडियोस प्राइवेट हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम और नेटवर्क थ्योरी के 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। रीजनिंग की 4 वीडियोस, इंग्लिश की 4, स्टैटिक जीके की 1, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं कि स्टैटिक जीके में हम क्या तैयारी करें, कहीं से भी आ सकता है। तो अगर आप ये 1 घंटे की वीडियो देख लेते हैं, स्टैटिक जीके में 1 घंटे की वीडियो, एक ही वीडियो है, तो डेफिनेटली उसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा, गारंटी है। नेटवर्क थ्योरी के काफ़ी जो ये कंसेप्ट हैं, ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, सभी कंसेप्ट बेसिक टू हाई लेवल है। जो भी बच्चा जिसको इलेक्ट्रिकल का ई तक नहीं पता, वो ज़रूर जुड़े, क्योंकि उसको ध्यान में रखते हुए ही मैंने कोर्स शुरू करा है। क्लियर होगी इतनी बात? बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में समझाया है, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बच्चा देखना चाहता है, जुड़ना चाहता है, तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय द निक्विस्ट प्लॉट पासिस थ्रू द नेगेटिव रियल एक्सिस पूछा गया। सो निक्विस्ट प्लॉट जब भी नेगेटिव रियल एक्सिस से पास करता है, उस पॉइंट को निकालने के लिए वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, निक्विस्ट प्लॉट जब भी रियल एक्सिस पे पास आउट करता है, जिस पॉइंट पे वो पास आउट करता है, वो एक फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन से फार्मूले से? जी ऑफ जे ओमेगा, magnitude of gj omega at omega is equal to omega pc. Omega pc stands for phase crossover frequency. phase crossover frequency, तो फेस क्रॉसओवर जो फ्रीक्वेंसी है उसको फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। उसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे जी जे ओमेगा का। तो जी जे ओमेगा का एंगल निकालेंगे, उसको किसके इक्वल लिखेंगे? -180 के। तो ये जो ओमेगा यहाँ से निकलेगा वो क्या निकलेगा? फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी वाला ओमेगा। क्लियर होगी इतनी बात? तो जल्दी से ये क्वेश्चन के अंदर जी ऑफ एस जो भी हमें दे रखा है, पाई ई की -0.25 डिवाइडेड बाय एस, इस क्वेश्चन का एंगल निकालेंगे। जी जे ओमेगा इज इक्वल टू, पोल दे रखा है तो आप सभी की तैयारी हो चुकी होगी, जैसे कि मेरे को पता, तो आप सबको ये बताने की डीपली ज़रूरत नहीं है। जो ये पोल होता है इसको हम कैसे लिखते हैं? -90 प्लस, अब ये ऊपर बैठा हुआ है एस की पावर, जो भी एस का टर्म है वो ऊपर बैठी है तो वो जीरो कंसिडर होता है, उसको हम प्लस से लिखते हैं। प्लस ई की जो भी पावर है उसको मैंने एज इट इज़ नीचे उतार लिया है ओमेगा के साथ, क्योंकि एस की वैल्यू जे ओमेगा है। मल्टीप्लाई, अब ये जो टर्म है वो है रेडियन में, यहाँ मैं एंगल ले रहा हूँ, तो इस रेडियन को मैं एंगल में कन्वर्ट करूँगा कैसे? मल्टीप्लाई करके 180/पाई से। आपको पता होंगी टर्म्स। इसको मैं किसके इक्वल रखूँगा? -180 के। तो -90 प्लस 1/4 इंटू 180/पाई, क्योंकि 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/4। तो यहाँ से मैं माइनस दोनों साइड से कैंसिल कर रहा हूँ और 90 यहाँ आएगा, तो 90 इज इक्वल टू 45/पाई ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ से ये 90 डिग्री, ये भी 45 डिग्री है, तो 45 2 ज़ा 90। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 2 पाई, जैसे कि आपको मैंने बताया था। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो पाई है इसकी वैल्यू है 3.14, कहीं इसकी वैल्यू 180 रख के दोनों साइड से काट मत देना, ये रेडियन वाला पाई है। ठीक है, तो ये जो पाई है ये रेडियन वाला, तो डैट मीन्स ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? रेडियन पर सेकंड। वैसे भी आपको यूनिट पता है, ओमेगा की कोई डिग्री में वैल्यू नहीं आती है, रेडियंस में ही आती है। तो यहाँ से हमने ओमेगा की वैल्यू निकाल ली है, सिर्फ हमें इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो जल्दी से हम इस, अगर आपको वीडियो, मतलब अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई है तो वीडियो को आप दोबारा से वापस करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं इस स्पेस की कमी होने की वजह से यहाँ से मैं चीज़ें को हटा रहा हूँ। तो यहाँ से जो मेरी ओमेगा की वैल्यू क्या आई? 2 पाई। जल्दी से इसके अंदर पुट करेंगे मैग्नीट्यूड निकाल कर। तो सबसे पहले जी ऑफ जे ओमेगा निकालेंगे। जी ऑफ जे ओमेगा क्या आएगा? पाई ई की -0.25 जे ओमेगा, एस की वैल्यू मैंने जे ओमेगा पुट करी है, जे ओमेगा, और जी जे ओमेगा का जब मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? पाई बाय ओमेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ई का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 होता है, इसलिए मैंने ई की जो ये जो वैल्यू है इसको कंसिडर नहीं किया। और जो जे ओमेगा है इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये क्या हो जाता है? ओमेगा का स्केयर। तो जब स्केयर से अंडर रूट कटेगा तो क्या आ जाएगी वैल्यू? ओमेगा। क्लियर? तो यहाँ पर मैं ये जो ओमेगा, अब इसके अंदर मेरे को क्या चाहिए था? एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी, तो ये वैल्यू क्या होगी? पी सी, तो इसकी वैल्यू क्या थी? 2 पाई
वैल्यू क्या थी ओमेगा पी सी की, अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट करी थी 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.5। ठीक है, तो जो भी वैल्यू निकालनी है निक्विस्ट प्लॉट की, यहाँ सिर्फ मैं मेन बात करूँगा कि क्वेश्चन कैसे निकालना है, डीपली बात नहीं करूँगा कि आया कैसे है। जो भी नेगेटिव रियल एक्सिस पे बोला ना तुमने, इस वैल्यू से, इस फॉर्मूले से जो भी वैल्यू आएगी उसके आगे माइनस लगा दो। क्लियर, वही तुम्हारी वैल्यू होगी जिसपे तुम्हारा निक्विस्ट प्लॉट वो इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू क्या आई 0.5, उसके आगे माइनस लगा दिया 0.5। अब जो ये वैल्यू आई है ये कांस्टेंट टर्म है, मतलब ये रियल एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, एक्स एक्सिस रियल एक्सिस होती है, वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होती है। क्या यहाँ पर कोई जे वाली इमेजिनरी एक्सिस की जो वैल्यू आएगी वो जे वाली आएगी और एक्स एक्सिस वाली कांस्टेंट आएगी। तो यहाँ हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आई है, कोई जे वाली वैल्यू आई है, डेट मीन्स जे क्या है 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो वैल्यू, आंसर इज करेक्ट। ये बी एज इट गलत दे रखा है, ये मतलब थोड़ा सा मिसप्रिंट रह गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं जल्दी से। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज गिवन, बीबो स्टेबल सिस्टम बोला तो रूट हर्विट्स सिस्टम, हम रूट हर्विट्स क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा। तो जल्दी से करते हैं, S4 S3 S2 S1 S0, राइटिंग के लिए माफ़ी पहले। तो S4 की जो वैल्यू है देखो, आगे कुछ नहीं दिया हो तो सिंपली क्या है 1, एक छोड़कर लेनी होती है हमें वैल्यू 3, उसके बाद फिर से एक छोड़कर K। SQ की वैल्यू देखो 3 लिख दिया हमने, एक छोड़कर लेनी वैल्यू, तो S के आगे कोई टर्म नहीं है तो एज इट इज 1 और यहाँ पर 0। क्लियर, क्योंकि इसके आगे कोई वैल्यू दे ही नहीं रखी है। क्लियर, तो 0। तो एक मैं आपको यहाँ से ट्रिक बताता हूँ, 0 के ऊपर जो भी वैल्यू होगी ना उसको 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाके लिख देना है, एक लेफ्ट पे, बिल्कुल लेफ्ट पे नहीं, मतलब यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखना है एक लेफ्ट पे। तो ये जो वैल्यू आ गई K आ गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू आएगी क्या आएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 डिवाइडेड बाय ये जो वैल्यू है वो इसके नीचे आ जाएगी 3, डेट मीन्स 8/3 हो गया। एक मिनट, पेन नहीं चल रहा, एक मिनट मैं जरा यहाँ से सेट कर लूँ। क्लियर होगी, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई 8/3। ठीक है, यहाँ पर 0। अब जो ये 0 के ऊपर वाली टर्म है वो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी 0। क्लियर, और जो ये 0 के ऊपर टर्म है वो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी K। ठीक है, मतलब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिर्फ। तो ये वैल्यू क्या आएगी 8 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय के 3K डिवाइडेड बाय 8 बाय ये वाली टर्म 8/3। क्लियर, तो हमें क्या निकालना है कि सिस्टम क्या होना चाहिए, बीबो स्टेबल होना चाहिए। बीबो स्टेबल के अंदर ये जो पूरी रो है, फर्स्ट कॉलम सॉरी, इसके अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब नो रूट्स शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड, ऑल रूट शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। उसके लिए हमारे में साइन चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब अगर सारे प्लस के हैं तो सारे प्लस के ही होने चाहिए। उसके लिए हमें ये जो के वाली टर्म है, के वाली टर्म फाइंड आउट करनी है। के वाली टर्म के अंदर हम क्या करेंगे, देखो ये जो 8 माइनस 3K बाई 8/3 है ना, इसको भी हमें क्या रखना पड़ेगा ग्रेटर देन 0। तो 8 माइनस 3K इज ग्रेटर देन 0, 8 इज ग्रेटर देन 3K, K इज लेस देन 8/3। क्लियर, 8/3, एक मिनट 8/3, 8/3, अच्छा 8/3 माइनस 3K, तो ये आ गया 8/9, 8/9। क्लियर, और ये भी वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 0 चाहिए, अगर लेस देन 0 होगी तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी टोटल, 0 से बड़ी है वैल्यू और 8/9 से छोटी है वैल्यू, ये 8/9 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात, तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसिडर अ स्टेट वेरिएबल ऑफ द सिस्टम, क्या पूछा गया हमें, डैम्पिंग रेशियो, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये तो ट्रांसफर फंक्शन का क्वेश्चन है। ट्रांसफर फंक्शन बनाएंगे हम जल्दी से, CSI-A का इनवर्स B प्लस डी, ये ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर अगर इसको तुम ये वाली जो मैट्रिक्स दी हुई है अगर इसको तुम कंपेयर करोगे किसके साथ, AX प्लस बी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू CX प्लस डी, तो x की वैल्यू ये दी हुई है x डॉट की। ठीक है, ये A मैट्रिक्स होगी, ये वाली मैट्रिक्स B होगी, ये C, और D तो इधर दी नहीं हुई तो 0 हो गया, D की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। यहाँ से मैट्रिक्स निकाल कर उसको तुम किससे कंपेयर करोगे, ओमेगा एन स्केयर डिवाइडेड बाई एस स्केयर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन का स्केयर, उसमें तुम्हें ओमेगा एन की वैल्यू मिल जाएगी और जीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से ये फॉर्मूला निकालोगे, लंबी हो जाएगी वीडियो इसलिए नहीं मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ पर सॉल्व करके निकाल लेना। क्लियर होगी, मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो SI होता है वो क्या होता है,
1 0 1 1 0 0। अब ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि ये जो एस आई है ना वो इस ए की मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये ए की मैट्रिक्स 3 इंटू 3 की होती तो मैं यहाँ पर 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स लेता एस आई की भी। क्लियर होगी इतनी बात? क्योंकि एस आई में डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, सॉरी एस आई है ना, ये एस होएगा। ठीक है, तो अगर 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स होती तो मैं इसको भी 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स लेता। अब ए की मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की है तो डैट मीन्स मैं एस आई की मैट्रिक्स भी क्या लूंगा, 2 इंटू 2 की। क्लियर होगी इतनी बात? तो जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, यहाँ से निकाल लेना तुम। बॉडी प्लॉट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जल्दी से हम क्वेश्चन करते हैं। तो बॉडी प्लॉट के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो इसका आगे हमें पूछ रखा है वो ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म है कि कितने पोल्स हैं कितने जीरोज हैं, इसलिए हम इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। बॉडी प्लॉट को फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको सबसे अच्छी तरह से मैं बताता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे डिफिकल्ट समझते हैं। सबसे पहले हम क्या डिटेक्ट करते हैं, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जहां पर स्लोप हमारी बॉडी प्लॉट की क्या करती है, चेंज करती है। स्लोप हमारी चेंज करनी चाहिए। मतलब देखो ये स्ट्रेट लाइन आ रही थी, कहां स्लोप चेंज करी, इस पॉइंट के ऊपर। मतलब क्या, पहले -20 थी, बाद में स्लोप की वैल्यू क्या होगी, -40। डैट मीन्स किस पॉइंट पे चेंज करी, इस पॉइंट पे। तो ये जो फ्रीक्वेंसी, ये जो लाइन है ना, ये पूरी लाइन रियल एक्सिस वाली है। देखो ओमेगा दी, और ओमेगा क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। सारी की सारी फ्रीक्वेंसी है, बट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, वो फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर बॉडी प्लॉट की लाइन चेंज करेगी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 क्या है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। देखो 10 के ऊपर क्या लाइन चेंज कर रही है, 10 के पहले क्या थी, -40। 10 के बाद कोई मतलब स्लोप चेंज करी है, नहीं। तो 10 इज नॉट अ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। देखो 20 वाली टर्म, 20 के पहले क्या थी, इस पॉइंट से पहले -40 थी इसकी वैल्यू, और बाद में क्या, -60। डेट मीन्स 20 इज ऑल्सो अ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। अब एक चीज और, जीरो के लिए हम +20 dB, +20 dB, और पोल के लिए -20 dB। क्लियर होगी इतनी बात? समझ गए? अब इसको पहचानना कैसे कि कौन सी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पोल है, कौन सी तुम्हारी वो है, तो अभी मैं तुम्हें बता देता हूं। इतनी बात समझ गए? तो चलें अब देखते हैं हमारे पास कौन सी फ्रीक्वेंसी आई थी, ओमेगा इज इक्वल टू 1 और ओमेगा इज इक्वल टू 20। देखो पहले 1 वाली देखो, 1 के बाद वाली जो dB होती है उसको लिख लो -40 dB। अब बीच में लिखो माइनस, क्लियर। उससे पहले वाली dB लिखो, कौन सी है, -20। ठीक है, -40 + 20 कितने का चेंज आया, -20 का। कितने का चेंज आया, -20 का। ये तुम ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो, बट कई बच्चों को नहीं आता, इसलिए मैंने उनके लिए बताया। -20 से -40 हो रही है, कितने का चेंज आ रहा है, -20 का। ठीक है, तो कहां पर चेंज आ रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे, मतलब इस पॉइंट पे चेंज आ रहा है। तो डेट मीन्स जो ये -20 का चेंज आ रहा है, और -20 क्या होती है, पोल। तो डेट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू 1 इज ऑल्सो अ पोल। अब देखो ओमेगा इज इक्वल टू 20 पे, इससे पहले वाली क्या है, -40, इससे बाद वाली क्या है, -60। तो बाद वाली को लिख लो -60। ठीक है, बीच में माइनस का साइन। उससे पहले वाली कौन सी है, -40। तो -60 + 40 क्या हो जाएगा, -20 dB। तो फिर से -20 dB का चेंज, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 20 भी क्या है, पोल है। ठीक है, अब तुमने ये देखना है कि ये जो स्लोप है चेंज कहाँ से हुई है, मतलब स्टार्ट कहाँ से हुई है, क्या ये कांस्टेंट से स्टार्ट हुई है, ऐसे करके कुछ स्टार्ट हुई है, या फिर स्लोप से स्टार्ट हुई है। अब ये स्लोप से स्टार्ट हुई है तो डैट मीन्स वो स्लोप की वैल्यू देखनी है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, -20। तो डैट मीन्स क्या है, ये जो स्लोप जहां से स्टार्ट हुई है और वो कितने dB की स्लोप है। अगर -40 की होती तो 2 पोल्स होते हैं रीजन पर, क्योंकि -20 इंडिकेट क्या करती है, पोल्स। तो अब ये -20 से स्टार्ट हुई है तो डेट मीन्स 1 पोल होएगा। अगर -40 से स्टार्ट होती तो 2 पोल होते, अगर -60 से स्टार्ट होती तो 3 पोल होते। एस एस प्लस 1 सॉरी 1 + s/ओमेगा, s/ओमेगा 1 ओमेगा 2 + 1। क्लियर, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन बनेगा। क्लियर, क्योंकि जीरो नहीं थे, दोनों के दोनों पोल थे, इसलिए मैंने उसको ऐसे दिखाया, k/s s/1 + 1 s/20 + 1। क्लियर, तो k/s s + 1 s + 20/20। ये जो 20 जाएगा ऊपर जाएगा, ये 20 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये 20k डिवाइडेड बाई s s + 1 s + 20। क्लियर होगी इतनी बात? तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर हमें क्या निकालना है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या देखेंगे कि ये जो स्लोप है हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है।
तो के की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, क्या निकालेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे। देखो ये स्लोप से स्टार्ट हो रही है, अगर कांस्टेंट से स्टार्ट होती है तो के की वैल्यू निकालने के अलग फॉर्मूले होते हैं, अगर स्लोप से स्टार्ट होती है तो अलग फॉर्मूला होता है। तो हम स्लोप वाला पहले फॉर्मूला देखेंगे। स्लोप वाला क्या फॉर्मूला है, क्या कर लो, इक्वल टू लिख के 20 के लिख लो, 20 लॉग के। क्लियर। अब जो ये स्लोप जहां से स्टार्ट हुई है वो कितने डीबी की है, -20 डीबी की है, तो -20 लिख लो। ठीक है, उसके बाद लिखो लॉग। अब इसके आगे कौन सी फ्रीक्वेंसी लिखोगे, वो फ्रीक्वेंसी लिखनी है जिस फ्रीक्वेंसी के तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू दिख रही हो, जैसे कि 41 पे 40 दिख रही है तुम्हें वैल्यू, तो लिखो 1, log 1 लिख ली, वो फ्रीक्वेंसी लिख दी, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू थी वो यहां करके लिख दो। क्लियर। 40 = 20 log के, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, 40/20 = log के, क्या वैल्यू आई 2 = log के की वैल्यू यहाँ से क्या है, जब हम log हटाएंगे तो 10 की पावर जाएगी, 100 = k। तो ये जो k की वैल्यू आ गई, इसका पूरा फंक्शन क्या हो गया, 2000 हो गया, s+1 s+20। क्लियर। तो अब हम ये फंक्शन आगे लिखते हैं जल्दी से, 2000 डिवाइडेड बाय s+1 ओवर s+20। ठीक है, कितने पोल्स हैं, 3 पोल्स हैं। ठीक है, 3 पोल्स तो हैं, 1 0 है। हमने ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 2 स्टेटमेंट हमें दे रखी है, हमने ये फाइंड आउट करना है कि ट्रांसफर फंक्शन की कौन सी जो भी हमने फाइंड आउट करा बोडे प्लॉट से, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ट्रांसफर फंक्शन में कि 3 पोल्स हैं, 1 0 है, 3 पोल्स तो हैं, 1 0 नहीं है, बट ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। एट अ वेरी हायर फ्रीक्वेंसी द फेस एंगल ऑफ जीजे ओमेगा क्या होनी चाहिए, -3π/2। क्लियर। तो ये जो जीजे ओमेगा हमने निकाला है, इसका हमें एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने एंगल पूछा है। जीजे ओमेगा का एंगल निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, -90, ओरिजिन वाले को -90 लिखेंगे क्योंकि पोल है, -tan−1 ω/1 -tan−1 ω/20 निकालना आता होगा आपको। अब इसको इन्फिनिटी पे लेना, मतलब ओमेगा को इन्फिनिटी पुट करना है, तो tan−1 इन्फिनिटी क्या होता है, 90 होता है, तो -270 हो गया। अब ये जो 3π/2 है, अब ये डिग्री में दे रखा है, तो यहाँ पर तुम 180 लोगे, क्योंकि ये डिग्री की वैल्यू है 90, तो ये क्या वैल्यू होगी, -270। मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 सही है। देखो स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 करेक्ट, तो ये बी ऑप्शन हमारा आंसर है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द लीड कंपनसेटर इज गिवन बाय, हमें क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी पूछी है जहां पर एंगल ऑफ डी जे ओमेगा इज मैक्सिमम होता है, तो 5 मैक्सिमम पूछा है। डेट मीन्स हमें क्या पूछा, ओमेगा मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू क्या होती है, √of ω1 ω2। ω1 ω2 कैसे फाइंड आउट होती है, ω1 होता है, अब ये जो ऊपर दे रखा है ना तुम्हें, ये s की वैल्यू j ओमेगा होती है और यही फ्रीक्वेंसी होती है। इसको पुट कर लो, s+1/3t = 0, s की वैल्यू क्या होगी, -1/3t, तो यहाँ से ओमेगा क्या आ जाएगा, 1/3t, क्योंकि ओमेगा नेगेटिव नहीं होता। जब इसको तुम s को वैल्यू j ओमेगा पुट करोगे, -1/3t, और ओमेगा का स्केयर करोगे, दोनों को स्केयर करोगे, तो दोनों साइड तुम्हारा क्या निकल के आएगा, 1/3t। क्लियर होगी इतनी बात। तो ω2 की वैल्यू सिमिलरली क्या आ जाएगी, 1/t, नीचे से ये वाली साइड से 1/t। क्लियर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/3t इंटू 1/t, 1/, देखो क्या वैल्यू आई, 1/3t का स्केयर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√3t का स्केयर। तो कौन सी वैल्यू सही है, ये वाली। समझ आ गया कि नहीं आ गया, पहले ये बताओ। ω1 क्या, कहाँ से हमने फाइंड आउट करा, s+1/3t को इक्वल टू 0 पुट करा, s इज इक्वल टू -1/3t। सिमिलरली ये वाली जो वैल्यू है, इसको मैं क्या पुट करूंगा, s+1/t इज इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, -1/t। तो ओमेगा को ही हम 1/t लेकर चलेंगे, क्योंकि ओमेगा नेगेटिव नहीं होता है। मैक्सिमम के लिए ये फॉर्मूला होता है, ω1 इंटू ω2 अंडर रूट। क्लियर। क्वेश्चन नेक्स्ट, हमें क्या पूछा गया है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के अंदर पोल्स बताने हैं सिस्टम के अंदर, तो इसको हम पहले अपने ट्रांसफर फंक्शन में चेंज करेंगे, s² + 4s लिख सकता हूं, पता है सबको, 6r ऑफ s। क्लियर। s को क्या लिखते हैं हम, y ऑफ s। ठीक है, और s² को क्या लिखेंगे, y ऑफ s dy d²y/ds। एक मिनट, चलो लिख देता हूँ, d²y/ds। क्लियर, ये चीज होगी। जब इसको लैप्लस के अंदर कन्वर्ट करोगे ना, इसको लैप्लस के अंदर कन्वर्ट करोगे, तो ये वही चीज बन जाएगी, वही चीज सेम बन जाएगी। क्लियर होगी इतनी बात। तो इसको अब मैं इरेज कर देता हूँ,
सिंपली तुमने यहाँ पर जो इस लेवल पे अब जो तुम आ गए हो, जब पेपर तुम्हारा कुछ ही दिन दूर है, तो इस पे तुम्हें मतलब इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। जो जहाँ पर डिफरेंशिएट वाली टर्म दिखे वहाँ पर स्केयर कर दो और यहाँ पर सिंपल एस कर दो। क्लियर? वाई ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस इज इक्वल टू 6 बाई एस स्केयर प्लस 4, सॉरी ये 4 था, एक मिनट, ये 4 था। क्लियर होगी? 4 क्यों है? देखो वाई ऑफ टी क्या होता है? वाई ऑफ एस होता है। डी वाई बाई डी टी क्या होता है? एस वाई ऑफ एस होता है। ठीक है, और डी स्केयर वाई बाई डी टी का स्केयर क्या होता है? एस स्केयर वाई ऑफ एस होता है। तो वाई ऑफ एस मैंने कॉमन निकाल दिया, स्केयर वाई ऑफ एस प्लस 4 वाई ऑफ एस। क्लियर होगी इतनी बात? तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया? ट्रांसफर फंक्शन हो गया। ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स फाइंड आउट करने हैं। पोल्स फाइंड आउट करने के लिए नीचे वाली टर्म को इक्वल टू 0 कर दो। एस स्केयर इज इक्वल टू -4, एस इज इक्वल टू प्लस माइनस 2j। 4 की वैल्यू को जब हमने स्केयर हटाया तो प्लस -2, और जब माइनस को हम अंडर रूट करते हैं तो वो j आता है। क्लियर? एक बारी +2j, एक बारी -2j। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे क्या करते हैं? पूरा ट्रांसफर फंक्शन बनाते हैं, जो कि हमें ट्रांसफर फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा माइंड से भी चलो। देखो हमें पूछा गया कि क्वेश्चन हमारा ये है, हमारा आंसर क्या होगा। क्लियर? तो सबसे पहले ये देखो, चारों ऑप्शंस के अंदर ई जो है उसी पोजीशन पर है। ई उसी पोजीशन पर है, तो ई की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई। किसकी वैल्यू चेंज हुई है? इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू को चेंज आउट करेंगे हम। देखो ऐसे कुछ करके दे रखा है, डी उसके ऊपर सी। ठीक है, इसको तुम मैसनगेन फॉर्मूला से भी कर सकते हो, या फिर सिंपली मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्या करो, जी ऑफ एस ओवर 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस कर लो। ये जी ऑफ एस है, जो लूप बनता है उसको हम क्या कहते हैं? एच ऑफ एस। क्लियर? तो यहाँ वैल्यू रख दो, डी ओवर 1 प्लस डी माइनस सी। माइनस सी क्यों लिया? क्योंकि वो नेगेटिव साइड है, उल्टा जा रहा है, वापस जा रहा है, इसलिए माइनस सी। डी ओवर 1 माइनस सी डी। क्लियर? तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू क्या आ गई? डी ओवर 1 माइनस सी डी। क्लियर? इसके साथ ए है, तो ए इसके साथ ही है बिल्कुल, तो ये कैस्केड सिस्टम हो गया। तो इसको कैसे करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, ए डी ओवर 1 माइनस सी डी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, तो ये एक ऐसे करके बन गई, और यहाँ से ई आ रहा है। तो देख लो ऑप्शन में कैसे कर, कौन सा करेक्ट है। ये देखो ये ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर होगी? इसको ऐसे करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें ऑर्डर पूछा और स्टेबिलिटी पूछी है। कुछ नहीं करना, ट्रांसफर फंक्शन बनाओ, जी ऑफ एस ओवर 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। जो लूप वाला होता है उसको हम एच ऑफ एस कहते हैं। ये जी ऑफ एस दोनों कंबाइन करके मल्टीप्लाई करके जो बनेंगे वो जी ऑफ एस बनेंगे। डेट मीन्स जी ऑफ एस की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 1 बाई एस स्केयर 1 बाई एस प्लस 1। क्लियर? अब इसके बाद जो भी मैं एच ऑफ एस लिखने जा रहा हूँ वो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है। अब इसको मैं क्या बोलूँगा? ट्रांसफर फंक्शन बोलूँगा। ठीक है, 1 बाई प्लस 1 बाई एस स्केयर 1 बाई एस प्लस 1। थोड़ी सी राइटिंग गंदी है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, राइटिंग पे मत जाना। 20 बाई एस प्लस 20। क्लियर होगी इतनी बात? तो यहाँ से जब मैं फाइंड आउट करूँगा, ये क्या आ जाएगा? एस स्केयर एस प्लस 1 एस प्लस 20 प्लस 20। एलसीएम दोनों साइड से ऊपर और नीचे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। एस क्यूब प्लस 1 एस प्लस 20 प्लस 20। इसके बाद जो टर्म आएगी वो क्या आएगी? एस की 4 प्लस 20। एस का स्केयर था ना ये, सॉरी एस का स्केयर था। 21 एस का क्यूब प्लस 20 एस स्केयर प्लस 20। अब ये जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी है, इसके अंदर तुम देखो हायर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? एस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, पावर होती है, उसको हम ऑर्डर कहते हैं। कौन सा ऑर्डर है? फोर्थ। तो थर्ड वाले तो वैसे ही कैंसिल हो गए, थर्ड ऑर्डर तो है ही नहीं। एक्स की एस की जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? 1 प्लस जी एस एच एस। इसके अंदर जो एस की मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। 4 है तो 4 ऑर्डर है। अब देखो ये क्या स्टेबल है सिस्टम? स्टेबल सिस्टम देखो है नहीं है स्टेबल सिस्टम। कैसे? देखो 4 के बाद एस की पावर 4 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 2 आ रहा है, एस की पावर जो 1 है वो टर्म मिसिंग है। तो जब भी किसी एक एस की टर्म मिसिंग हो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, तो वो सिस्टम क्या होता है? अनस्टेबल। क्लियर? तो फोर्थ ऑर्डर एंड अनस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जल्दी से। कंसिडर अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम
विद फॉरवर्ड पाथ गेन क्वेश्चन दिया है वैल्यू ऑफ के हैविंग सम पूल ऑन इमेजिनरी एक्सिस, दैट मीन सिस्टम क्या है, मार्जिनली स्टेबल है। क्या है मार्जिनली स्टेबल, तो रूथ हर्विट्स क्राइटेरिया से कर लो 1 प्लस जी एस एच एस। फॉरवर्ड पाथ गेन है, फॉरवर्ड पाथ गेन हमेशा जी एस होता है। क्लियर, तो यहाँ से इक्वेशन बना लो, इसको इक्वल टू 0 करके वो रूथ हर्विट्स लगा लेना। एस क्यूब प्लस 2s स्केयर प्लस 2s प्लस के प्लस एस स्केयर प्लस एस प्लस 1। क्लियर होगी, ये इक्वेशन बनेगी। 1 प्लस करोगे ना इसको तो ये इधर चला जाएगा, प्लस इसके साथ हो जाएगा एस क्यूब प्लस 3s स्केयर प्लस 3s प्लस के प्लस 1। क्लियर, एस क्यूब एस स्केयर एस 1 एस 0 एस क्यूब 1 3 3 के प्लस 1। क्लियर, उसके बाद देखो 3 इंटू 3 9 माइनस के प्लस 1/3 इजिकल टू 0, 0 के ऊपर वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी के प्लस 1। अब मार्जिनल स्टेबल के लिए पूरी रो 0 होनी चाहिए, पूरी रो 0 होनी चाहिए, तो एक टर्म तो 0 है, दूसरी टर्म को भी 0 कर दो। 9 माइनस के प्लस 1 प्लस ओवर 3 इजिकल टू 0। 9 इजिकल टू के प्लस 1, के की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 8, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन थे, थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस। लीनियर टाइम वेरिएस सिस्टम में डीसी गेन दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पूछी है यूनिटी गेन पे। यूनिटी गेन मतलब जी एच ऑफ जे ओमेगा, एच दिया ना, एच ऑफ जे ओमेगा का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, और यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो उसके लिए इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड के लिए हमें ये वेरिएबल दिख रहा है, तो इस वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। देखो डीसी गेन हमें दे रखा है 5 है, तो डीसी गेन फाइंड आउट करने के लिए किसी ट्रांसफर फंक्शन के अंदर एस की वैल्यू क्या पुट कर दो 0। ठीक है, एस की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे 100/-p आएगा, वो क्या होता है डीसी गेन होता है। ठीक है, और यहाँ से डीसी गेन की वैल्यू क्या दी हुई है 5, तो यहाँ से जो हमारा p आएगा वो क्या आएगा -20। तो यहाँ पर जब इसकी p की वैल्यू पुट करोगे जे ओमेगा का स्केयर प्लस 100 डिवाइडेड बाय जे ओमेगा प्लस 20 हो जाएगा, माइनस माइनस। ठीक है, ये तो हो गया जी ऑफ जे ओमेगा। जब इसको जी ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड करोगे तो वो क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस ओमेगा स्केयर प्लस 100 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्केयर प्लस 20 का स्केयर, ये वैल्यू आएगी। इसके अंदर तुम क्या करोगे, इसको इसको इक्वल टू रख दोगे 1 के, यहाँ से जो ओमेगा आएगा वो तुम्हारा आंसर होएगा। कर लेना फाइंड आउट, ना आए तो बता देना क्वेश्चन में, ओ सॉरी कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कैजुअल और स्टेबल एलटीआई सिस्टम पूछा है। कैजुअल के लिए क्या होता है, देखो कैजुअल सिस्टम वो होता है जिसके सारे के सारे पोल्स क्या हों, लेफ्ट हैंड साइड पे लाइक कर रहे हो। ऑल पोल्स शुड बी लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। ऑल पोल्स शुड, अब हमें नोट ट्रू पूछा है कि जो भी गलत है, गलत कौन सा है, ऑल पोल्स ऑफ द सिस्टम लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बिल्कुल सही है, कैजुअल सिस्टम है। जीरो ऑफ द सिस्टम क्या लाई एनीवेयर इन द एस प्लेन, बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि हमें तो पोल से मतलब था ना कि पोल सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड पे होने चाहिए, एस जीरो से तो कोई मतलब नहीं है, तो ये डेट मींस ये कहीं भी लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल द पोल्स मस्ट, पहले ये देखो, ऑल द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मस्ट लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। 1 प्लस जी एस एच एस इज आवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसके जो भी रूट्स होंगे वो क्या होते हैं, पोल्स होते हैं ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन, इतना ध्यान रखना। तो पोल्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करने चाहिए, मतलब रूट्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करने चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ऑल पोल मस्ट बी लाइन विद इन एस इजिकल टू 1, अगर ऐसा कुछ एस इजिकल टू 1 पे हुआ तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइड में जाएगा, पॉजिटिव साइड में जब जाएगा तो डैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। क्लियर होगी इतनी बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बॉडी प्लॉट ऑफ द सिस्टम, फिर से बॉडी प्लॉट पूछ लिया। देखो क्वेश्चन बॉडी प्लॉट के काफ़ी अच्छे आते हैं, तो पहले सबसे पहले कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो। इसके पास इसका तो हमें यही नहीं दे रखा कि स्लोप कितने डीबी का है, तो सबसे पहले हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1। मैं पहले बोल रहा हूँ राइटिंग मेरी थोड़ी खराब है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, समझ आनी चाहिए चीज़ बस। log x2 बाई x1। क्लियर, y2 y1 क्या होता है, स्लोप का जहां से स्लोप स्टार्ट होगा उसको y1 लेंगे। अब यहाँ ना ले लेना इस पॉइंट को, यहाँ तो वैल्यू ही नहीं पता हमें, y1 वहाँ वो पॉइंट लेना जहाँ जहाँ हमें वैल्यू पता है। तो ये स्लोप कहाँ जाकर, ये देखो इस पॉइंट पे मत ले लेना y2, इस पॉइंट पे हमें वैल्यू पता है। वैल्यू कौन सी देखनी है, 10 नहीं देखनी, वो तो रियल एक्सिस वाली है, हमें कौन सी देखनी है, वाई एक्सिस वाली। y2 वो होता है, तो इस पॉइंट पे हमें वैल्यू पता है, ये y2 हो गया। x1 कहाँ हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो 1 है ये हो गया x1, 10 क्या हो गया x2, तो जल्दी से वैल्यू रख दो। y2 की क्या वैल्यू है -8, y1 की क्या वैल्यू है -32 है सिर्फ। log x2 क्या है 10, 10/1,
-40 बाय log 10 क्या होता है 1, तो -40 dB का स्लोप है। तो ये -40 dB का स्लोप है। अब देखो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे जाके चेंज हो रहा है, पहले ये देखो कितनी फ्रीक्वेंसी है तुम्हारे पास। फ्रीक्वेंसी देखो सबसे पहले, फ्रीक्वेंसी तुम्हें दे रखी है सिर्फ 10 ही दे रखी है। क्या 10 पे जाके स्लोप चेंज हो रहा है? 10 पे जाके स्लोप चेंज हो रहा है? 10 पे जाके तो स्लोप चेंज ही नहीं हो रहा है। तो डैट मीन्स पहले ये देखो ये -40 dB का स्लोप है, तो शुरू से -40 dB से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कितने पोल्स होंगे ओरिजिन पर? -20 होता तो एक पोल, दो -40 है तो दो पोल होंगे ओरिजिन पर। तो डैट मीन्स ये कैंसिल हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि इसके ऊपर तो एक ही पोल दे रखा है ओरिजिन पे, हमें तो दो पोल चाहिए थे ओरिजिन पर। क्लियर? तो मतलब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कोई नहीं है, वैल्यू क्या आएगी k बाई एस स्क्वायर। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इक्वल टू लिख के 20 log k लिखोगे। कितने dB का स्लोप है? -40 dB का। लॉग कौन सी वैल्यू लिखोगे? लॉग वो वाली वैल्यू लिखनी है जहां पर तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू दी हो। देखो सबसे पहले मैं 1 लिख के दिखाता हूं, क्योंकि इसके ऊपर तुम्हें वाई एक्सिस पे वैल्यू दे रखी है, कितनी है 32। तो लॉग 1 लिखा, इधर लिख दिया मैंने 32। 32 इज इक्वल टू 20 लॉग के। लॉग 1 क्या होता है? 0 होता है, तो लॉग के इज इक्वल टू 32/20, 1.6 इज इक्वल टू लॉग के। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 की पावर 1.6, जो कि क्या होएगी 339.8। ये वाला आंसर होगा हमारा। अब मैं तुम्हें दूसरी वैल्यू भी लिख के दिखाता हूँ। देखो 20 log k इज इक्वल टू -40 log, अब मैं ये वैल्यू ले रहा हूँ। देखो इस पे मेरे को वैल्यू पता कितनी है, -8, तो log 10 इज इक्वल टू -8। ठीक है, -8 इज इक्वल टू 20 log k। log 10 क्या होता है 1, तो -8 + 40 इज इक्वल टू 20 log k। 32 इज इक्वल टू 20 log k। तो सेम वैल्यू आ गई। ये देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। क्लियर? तो वही वैल्यू आ जाएगी, ये +32 है। ठीक है ना, तो ये वही वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ का, ये आईआईटी बॉम्बे में आया हुआ है क्वेश्चन। अब ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन है ये आईआईटी बॉम्बे के हैं। मेसनगेन फार्मूला लगा दो, क्या होता है? k इज इक्वल टू 1 से इन्फानाइट p ऑफ k डेल ऑफ k डिवाइडेड बाई डेल। और p ऑफ k क्या होता है? p ऑफ k इज द फॉरवर्ड पाथ गेन, पता होगा। ठीक है, डेल ऑफ k क्या होता है? द लूप्स विच डज नॉट टच द लूप्स डज नॉट डू नॉट टच द, डज नॉट आएगा वैसे तो इंग्लिश के हिसाब से, क्योंकि एक लूप की बात कर रहा हूँ। फॉरवर्ड पाथ गेन डज नॉट आएगा। ठीक है, और अगर डेल्टा की बात करें वो क्या होता है? 1 माइनस इंडिविजुअल सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन, इंडिविजुअल लूप गेन लूप प्लस सम ऑफ पेयर ऑफ टू नॉन टचिंग लूप, नॉन टचिंग लूप। पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला। क्लियर? तो सबसे पहले फॉरवर्ड पाथ गेन निकालते हैं। P1 देखो ये सीधी लाइन जा रही है, सीधी लाइन मेरे को दिख रही है, तो क्या आएगा 1/s मल्टीप्लाई बाय 1/s, क्योंकि s की -1 है तो 1/s होगा, मल्टीप्लाई बाय 1/s मल्टीप्लाई बाय 1, क्या हो गया 1/s स्क्वायर। सिमिलरली दूसरा निकालेंगे P2, कौन सा होएगा? ये ऐसे करके जो जा रहा है 1/s इंटू 1 इंटू 1, तो ये क्या हो गया 1/s। देखो डेल्टा 1 क्या होगा? इधर से डेल्टा 1 अगर हमने निकाला, लूप जो नहीं टच कर रहा इस पूरे पाथ को, तीनों दोनों लूप टच कर रहे हैं, ये L1 है ये L2 है, दोनों लूप टच कर रहे हैं, तो डेट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी 1। P2 में देखो डेल्टा 2 निकालेंगे हम, जब डेल्टा 2 निकालेंगे ये वाले पाथ को, ये वाले पाथ को दिखाओ, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। ये वाले पाथ को देखो, ये वाले पाथ को कौन सा लूप नहीं टच कर रहा वो हमने कंसीडर करना है। देखो दोनों लूप टच कर रहे हैं, ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है और ये भी इस पॉइंट पे टच कर रहा है इस लूप को, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। ठीक है, अब डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई? L1 की वैल्यू क्या है? L1 प्लस L2 सम ऑफ इंडिविजुअल, दो लूप्स हैं। L1 की वैल्यू क्या है? देखो L1 की वैल्यू क्या है? ये रहा L1, ये L2। L1 क्या होएगा? देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। L1 क्या आएगा? देखो L1 ये होएगा, ये जा रहा, ये देखो ये जाके यहाँ से वापस आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर फॉरवर्ड पाथ लेना है और रिवर्सल भी लेना है। तो रिवर्स क्या था? -2 बाई एस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1/s 1/s। L2 क्या होएगा? L2 होगा ये वाला, सिर्फ इतना पोर्शन। ठीक है, ये क्या होएगा? -4 बाई
एस। क्लियर। तो 1 माइनस क्या लोगे, इधर से मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो वीडियो देखते टाइम ना, ठीक है। अगर ये जो तुम समझ लेते हो तो तुम समझ लो कोई भी क्वेश्चन गेट के अंदर अटैम्प्ट कर सकते हो कंट्रोल सिस्टम का। -2/s² प्लस 4/s। क्लियर। 1 माइनस, जब मैं s² इसका एलसीएम लूँगा तो s² -2 प्लस 2 हो जाएगा, दोनों जगह माइनस माइनस था, प्लस 4s। क्लियर, ये बात क्लियर होगी। तो उसके बाद जब हम इसके अंदर प्लस करें, जब हम इसके फॉर्मूले में पुट करेंगे, देखो P1 डेल्टा 1 प्लस P2 डेल्टा 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा। P1 कितना है 1/s², डेल्टा 1 कितना है 1 प्लस 1/s P2 डिवाइडेड बाय s² प्लस 2 प्लस 4s डिवाइडेड बाय s²। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो ऊपर एलसीएम लिया तो s प्लस 1 आ गया डिवाइडेड बाय s²। क्लियर। और नीचे क्या आ गया s² प्लस 2 प्लस 4s डिवाइडेड बाय s² आ गया। क्लियर होगी। तो s² से s² कैंसिल हो गया, बचा क्या s प्लस 1 डिवाइडेड बाय s² प्लस 4s प्लस 2। देखो कौन सा ऑप्शन है। क्लियर, समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द स्टेट वेरिएबल, फिर से क्वेश्चन आ गया कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी का। ओहो, मतलब ट्रांसफर फंक्शन का, इसके अंदर एक ट्रांसफर फंक्शन वाला भी क्वेश्चन है। चलो कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट करने के लिए, कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट करने के लिए चेक करने के लिए कौन सा फार्मूला होता है, इसको हम क्यूसी लिखेंगे। क्या फार्मूला आएगा b और ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा a⁻n-1 b। और जो ये n की वैल्यू होगी वो कौन सी वैल्यू होगी, जो यहाँ पर x की मैक्सिमम वैल्यू दे 2 तक दी है, तो n की वैल्यू भी क्या होगी 2 तक। जब हम यहाँ पे 2 करूँगा -1, 2 -1 a⁻b हो जाएगी, तो a की पावर क्या रहेगी 1 b, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू ले जाने का फॉर्मूला होता है, मतलब a b तक ही हमारा फॉर्मूला रहेगा। तो तुम्हें पता है ये a होता है मैट्रिक्स, ये b, इसको हम c कहते हैं, d की वैल्यू हमें 0 दे रखी है। जल्दी से ए बी फाइंड आउट करते हैं। ए बी को फाइंड आउट करने के लिए ए मैट्रिक्स -2 0 0 -1 1 इंटू 1। देखो ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। 2 इंटू 2, देखो 2 इंटू 2 कॉमन है तो इसको छोड़ देते हैं, जो बचा वो वाली मैट्रिक्स बनेगी 2 इंटू 1 की, देख लेना। -2 -1, देखो ये 2 रो हैं एक कॉलम है, यही मैट्रिक्स बनी ए बी की। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू फुट कर देते हैं। बी की वैल्यू क्या है 1 1, ए बी की वैल्यू क्या निकली है -2 -1। अब ये तो हमारी होगी क्यूसी की वैल्यू। अब फॉर अ कंट्रोलेबल सिस्टम, क्यूसी डिटर्मिनेंट ऑफ अ कंट्रोलेबल सिस्टम शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका जो डिटर्मिनेंट आना चाहिए वो मैग्नीट्यूड नहीं है, डिटर्मिनेंट है। क्या आना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए अगर सिस्टम कंट्रोलेबल होगा तो। मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय -2 डिटर्मिनेंट आता ना फाइंड आउट करना, -1 + 2 क्या हो जाएगा 1। तो क्या उसी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, तो सिस्टम क्या है कंट्रोलेबल। तो यहाँ से नॉट कंट्रोलेबल वाला ऑप्शन हटा दो, ये ऑप्शन का कैंसिल हो गया, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब हमने ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करनी है सिर्फ। तो ऑब्जर्वेबिलिटी का फॉर्मूला देखना है, जल्दी से हम ऑब्जर्वेबिलिटी का भी फॉर्मूला देखते हैं। ये सारा कोर्स, ये सारा ना मैंने अपने कोर्स में समझाया हुआ है बिल्कुल डिटेल में, और बहुत लंबी वीडियो भी नहीं बनाई हुई है, कुछ एक आध घंटे की, 1 घंटे की होगी, 1.5 घंटे की, क्लियरली समझाया हुआ है बिल्कुल बेसिक से। देखो गेट के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे उससे। ऑब्जर्वेबिलिटी का फॉर्मूला होता है क्यू बी विच इज इक्वल टू द सी टी ए ऑफ टी सी ऑफ टी, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, ये भी ए ऑफ टी की n-1 सी ऑफ टी। क्लियर, एन की वैल्यू यहाँ पर भी 2 है, तो फॉर्मूला क्या आएगा सी ऑफ टी ए ऑफ टी सी ऑफ टी। क्लियर। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्स, ट्रांसपोर्स का मतलब क्या होता है, ये सी की वैल्यू थी, क्या थी 1 0। अगर इसका ट्रांसपोर्स निकालना है क्या कर दो, रो जो है वो कॉलम में चेंज कर दो, क्या वैल्यू आ जाएगी 1 0। कुछ नहीं है, ट्रांसपोर्स का करने का मतलब क्या होता है, रो शुड बी चेंज इनटू द कॉलम। तो ए की जो मैट्रिक्स है वो क्या है -2 0 0 -1। ए का ट्रांसपोर्स क्या बन जाएगा, रो क्या है, ये वाली जो रो है उसको कॉलम में चेंज करके लिख दो -2 0, और जो ये वाली रो है उसको भी कॉलम में चेंज करके लिख दो -2 -1।
ये क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोर्स। ठीक है, अब इसके साथ अगर मैं सी ट्रांसपोर्स भी लिख दूं, क्योंकि हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 1 0। अब इसमें देखो 2 × 1 का है, ये 2 × 2 का है, तो 2 और 2 कॉमन है, तो इसकी मैट्रिक्स बनेगी, ये वाली मैट्रिक्स बनेगी। मतलब जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2 × 1 की मैट्रिक्स बनेगी। क्या आएगा सॉल्व करके, -2 और 0। क्लियर, -2 और 0 आएगा सॉल्व करके, मल्टीप्लाई करनी आती है मैट्रिक्स। गेट का एग्जाम देने में तो आई आती होगी। चलो जल्दी से देखते हैं। अब इसके अंदर मैं सी ऑफ टी रख रहा हूँ, सी ऑफ टी क्या था, और ये जो मैंने निकाला था उसको रखा। अब देखो ये मेरा अब क्या बन गया, क्यू बी। अब फॉर अ सिस्टम टू बी ऑब्जर्वेबल द डिटर्मिनेंट ऑफ द सिस्टम शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसके अंदर तो पूरी रो ही 0 होगी, तो डैट मीन्स इसकी जब जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है 0, तो सिस्टम क्या है नॉट ऑब्जर्वेबल। देखो कंट्रोलेबल बट नॉट ऑब्जर्वेबल, पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रिस्पॉन्स पूछा स्टेप यूनिट के लिए, तो इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, इसके लिए तुम्हें कंट्रोल ये ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा सिस्टम का। एक मिनट, इसमें तुम्हें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा सिस्टम का, सी एस आई माइनस ए का इनवर्स बी प्लस डी। ये फाइंड आउट कर लेना और उससे सॉल्व कर लेना, ना आए तो बता देना, क्वेश्चन देख लो। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे 2013 का क्वेश्चन है। किसका, आईआईटी बॉम्बे 2013 का क्वेश्चन है। ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन थे सारे आईआईटी बॉम्बे 2013 में आए हुए हैं। क्लियर होगी। अब जो ये कंट्रोल सिस्टम के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चीज़ ध्यान लिख लो, बॉडी प्लॉट करके जाना है बिल्कुल। प्लॉट से ट्रांसफर फंक्शन बनाना, ट्रांसफर फंक्शन से प्लॉट बनाना बिल्कुल आना चाहिए, पर प्लॉट से ट्रांसफर फंक्शन ही पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन देगा, कंट्रोल सिस्टम के आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दूसरी चीज़ ऑब्जर्वेबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी, ये जो मैंने पिछली बार 2 साल के लिए हैं उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, और जो ये वाला क्वेश्चन ऑब्जर्वेबिलिटी और कंट्रोलेबिलिटी का कराया ये 2013 बॉम्बे का है। तो जो चीज़ नहीं आई वो चीज़ वो पाने की कोशिश जरूर करेगा, तो ये चीज़ करके जानी है, एक ये चीज़ करके जानी है। क्लियर होगी। दूसरी चीज़ तुम्हें फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी और गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़ गेन मार्जिन और फेस मार्जिन, ये पिछली बार के टॉपिक्स नहीं आए हैं, तो इस पर फोकस ज़्यादा रखना। क्लियर होगी। और एक और चीज़, कंपनसेटर जरूर, सॉरी कंपनसेटर तो पढ़ के जाना ही जाना, कंट्रोलर भी पढ़ के जाना। क्लियर होगी। इसमें से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, बट इन चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आएगा। क्लियर होगी। तो ये सिंपल कंसेप्ट हैं, जरूर पढ़ के जाना। कंट्रोल सिस्टम है, 4 to 6 नंबर तो पक्के करके जाओ, और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बता तुम्हें दिए हैं। तो अब जो मेन बात है कि अगर जो तुम चाहते हो कि मेरे से पढ़ना, तो मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट करना, ये मेरा नंबर है। और आलतू फालतू की बात नहीं कि सर वैकेंसी कब आएगी, ये वाली चीज़ मतलब पी एस टी सी एल पी एस पी सी एल की कब वैकेंसी, नेमी कब आएगी, जेई का पेपर कब आ रहा है, फालतू की बात नहीं करनी। ठीक है, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ने वाली बात ही, वैकेंसी के लिए मेरे को फ़ोन नहीं आना चाहिए। अगर मेरे से पढ़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करना। और जो मैंने चीज़ कराई है उसके अंदर पूरे पेपर, स्टेट एग्ज़ाम हो गए, यू पी पी सी एल, एस एस सी, टी सी एल, पी सी एल, गेट तक के क्वेश्चन कराए हैं। ये तो है नहीं कि मैंने बेसिक कराया तो बेसिक से गेट नहीं सॉल्व होगा, ऐसे नहीं, बेसिक टू हाई कराया, बेसिक से हाई की तरफ लेकर गया हूँ, बच्चे को पूरा ट्रेंड कराया। इलेक्ट्रिकल का ये नहीं है, पूरा इलेक्ट्रिकल उसको पढ़ाया। ठीक है, तो जो भी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं वो सही में मैं अपलोड कर देता हूँ ऑनलाइन पर, ताकि बच्चा जो भी ऑफलाइन पढ़ कर गया उसको कोई भी डाउट है तो वो दोबारा से ऑनलाइन क्लासेस भी देख सके। आप ऑफलाइन क्लासेस में भी आ सकते हैं हमारे सेंटर में, उसके लिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट करें। और अगर जो पढ़ना चाहते हो, अगर कुछ बनना चाहते हो तो प्लीज़ ज्वाइन करो हमारा कोर्स। ठीक है, तो स्टेट एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग और एप्टी के, वो भी मैंने आसानी से अच्छे तरीके से कराए हैं, पूरा कंसेप्ट समझाया, बिल्कुल बेसिक नहीं कराया, उसके अंदर ट्रिक्स बताई हैं। बेसिक इस टाइम नहीं करना, बेसिक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ट्रिक्स करो ना। रीजनिंग में हमेशा ट्रिक्स काम आती है, दिमाग तुम्हारा खुलता है जितनी ट्रिक्स करोगे। इंग्लिश कराई है, अच्छे से कराया है, जो जो चीज़ अटैम्प्ट करनी है वही करने के लिए बताया है कि कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। जीके में आलतू फालतू के बच्चे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम तुम 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओ ना। 2 स्टैटिक जीके में से आएगा, कौन से स्टैटिक डे के, स्टेटहुड डे आ जाता है
जो कि मैंने देखा है पिछली बार स्टेट एग्ज़ाम्स में स्टेट टू डे पूछा गया, जिसके ऊपर तभी तो मैंने वीडियो बनाई थी। दूसरी चीज़, अपॉइंटमेंट्स आती है करंट अफेयर्स में से, डेली अपॉइंटमेंट, डेली करंट अफेयर्स में करा रहा हूँ दिन के, साथ में लेक्चर से पहले, साथ ही में वो कैब मिलेगी तुम्हें डेली, ठीक है। डेली की जो हिंदू में एडिटोरियल में वो कैब आती है वो, साथ में तुम्हें अगर जो तुम जोड़ते हो तुम मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं तुम्हें मतलब ज्वाइन करवाऊँगा, जिसकी वजह से तुम्हें जो भी न्यूज़ होगी डेली की, कोई भी न्यूज़ हो, चाहे वो ज़रूरी हो चाहे ना हो, ज़रूर मिलेगी उसके अंदर। हिंदू के द हिंदू का पेपर मिलेगा उसके अंदर तुम्हें डेली रीड करने के लिए, आर्टिकल्स मिलेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ तुम्हें तभी मिल पाएगी ना जब तुम ज्वाइन करोगे। कोई इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं है, 1500 से 2000 कोर्स वेरी करता है एक सब्जेक्ट का, किसी की 1500 है, किसी की 2000 है, जिसके बीच में तुम्हें इलेक्ट्रिकल को तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है। और डेली कुछ ना कुछ तुम्हें पढ़ने को मिलेगा। दूसरी बात, कोई भी क्वेश्चन आता है चाहे वो हाई लेवल का कितना क्यों ना हो, ग्रुप में डालो, नहीं बच्चे सॉल्व करके तो मैं सॉल्व करके दे देता हूँ बच्चों को, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं हो पाता अगर लेंथी है क्वेश्चन तो अगली बार वीडियो में समझा देता हूँ। ये जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी वाली वीडियो है ये किस लिए आई है, ये उन्हीं बच्चों करके आई है, बच्चों का क्वेश्चन था, वो तो कॉपी पे लिख के समझाने में वो बच्चों को नहीं आ रहा था, नहीं आ सकता था समझ, इसलिए मैंने वीडियो बना दी। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए तुम जुड़ो मेरे साथ, काफ़ी हद तक सीख जाओगे। स्टेट एग्ज़ाम तो तुम इजीली क्लियर कर जाओगे, ये तो फिर गेट है, गेट एग्ज़ाम के क्वेश्चन तक कराए हैं मैंने बच्चों को। स्टेट एग्ज़ाम्स तो तुम मिनटों मिनट क्लियर कर जाओगे, इलेक्ट्रिकल का कोई भी होगा, समझ गए। बेस्ट ऑफ लक गेट एग्ज़ाम के लिए, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ताकि जो भी बच्चे जिन्होंने आगे गेट का एग्ज़ाम देना, ताकि वो कंट्रोल सिस्टम का ये वीडियो ज़रूर देख सकें।